रहनुमा ऐसे अभी बाकी हैं जो खुदा के वासी की तरह उन्हीं की डगर पे चलेंगे। देखें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में 3 मौक़िफ़ आए हैं सामने। एक कोई मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं साजिश सदर हाउस में हुई थी, यही कहा है ना उन्होंने। एक और साहब को लाया गया, वो कहते हैं कि साजिश ज़मान पार्क में हुई थी। एक और साहब आए, वो कहते हैं कि एक मीटिंग के अंदर साजिश हुई थी। तो पहले तो ये तय कर लें कि क्या सहाफ़ियों का ये काम है, क्या टेलीविज़न का ये काम है, जो शख्स गिरफ़्तार हो उसको बरामद करने के लिए FIR की गई हो, वो अगर बरामद होता है, जो जिसके पास से बरामद होता है, क्या वो मुलज़िम नहीं है? आपके मोहल्ले में बच्चा या बुज़ुर्ग या कोई खातून गायब हो जाए, घर वाले कहें कि उसको उठा लिया गया है, तो जिसके घर से बरामद हो रहा हो उसको पहले तो पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए ना। तो ये किसी जुर्म में शिरकत नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रोफेशनलिज्म वाले बंदे को। कि जो साइफर केस है, पिछली गवर्नमेंट को भी इस गवर्नमेंट में सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलना उसमें से, इसलिए कि जो उनके 3 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि साइफर चोरी हो गया, अगर वो चोरी हो गया तो लीक किसने कब किया था? अगर चोरी हो गया तो शहबाज शरीफ और जो उसके दौर की जो कमेटी बैठी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने क्या देखा था? फिर उन्होंने जंग अखबार देखा था, उन्होंने डॉन पढ़ा था, उन्होंने न्यूज़ वीक पढ़ा था, क्या पढ़ा था अगर साइफर ही नहीं था? तो इन एक ये है, सॉरी। दूसरा ये कि बहुत नाकाफ़ी है जो जवाब दे रही है हमारी हुकूमत। ये इनको सैर सपाटे का शौक़ है, जो पिछले थे उनको भी, जो अभी आए हैं इनको भी सैर सपाटे का शौक़ है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे, आप सारे भी और आप में से अक्सर लोग शरीक हुए थे, आप भी गालिबन थे, जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस आखिरी जो पाकिस्तान में हुई है, इमरान खान के दौर में हुई है। कई कमेटियाँ ऐसी हैं जिसकी सरबराही पाकिस्तान के पास है। जिन कमेटियों की सरबराही आपके पास है, उन कमेटियों का आप इजलास बुला सकते हैं। और दूसरा, कुछ ममालिक हैं जिनको शाबाश देनी चाहिए, सऊदी अरब है, कतर है, और उसके साथ ईरान है, इराक है, मिस्र है, जिन्होंने दलेराना मौक़िफ़ रियासत की सतह के ऊपर इख्तियार किया है फ़लस्तीनियों के हक़ में। फ़लस्तीनियों के बच्चे मारे जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों में इस सदी का सबसे बड़ा कत्लेआम औरतों का। आपको पता है कि 50% जो गज़ा की आबादी है, 2.3 मिलियन उनकी टोटल आबादी है, उसमें से 50% औरतें और बच्चे हैं। बच्चों की तादाद औरतों से भी ज़्यादा है। वहाँ एक करबला है जो बच्चों के लिए आई हुई है, और जो कल का डेथ काउंट था उसमें 130 कोई टीवी कह रहा था, मगरबी कोई 125 बता रहा था कि वो बच्चे हैं, और 170 के करीब औरतें जो है वो शहीद हुई हैं। अभी तादाद गिनी ही नहीं जा सकती, इसलिए कि वहाँ दिन से लेकर रात तक बमबारी हो रही है। और बड़ा ही घटिया रोल है जो वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका, और उसके लोग जो वो पार्टी बन गए, काले कपड़े पहन के, वो कह रहे हैं इसराइल के ऊपर हमला हो गया। और 1967 से कब्ज़ा हुआ है गज़ा की पट्टी के ऊपर। वहाँ जो 9 पोस्टें हैं उनमें से 1 मिस्र के पास है, 8 पोस्टें इसराइल के पास हैं। उनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से इंसानियत सोज ये मुजालिम हो रहे हैं उसके ऊपर जो खामोशी है। लेकिन जो मिस्टर एंटोनियो जनरल सेक्रेटरी हैं, कल उन्होंने बैलेंस बात की है, गोतरेस ने बैलेंस बात की है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। तो मुस्लिम उम्मा को जागना चाहिए, और वो जो सनाखान तकदीद मशरिक़ हैं उनको भी जागना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, आके उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। पूरी यकजहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम है, और ज़ाती तौर पे मेरी भी। हम सारे दुखी हैं, और इस दुख का इजहार हमें किसी न किसी मुनासिब ज़रिए से लिख के बोल के करना चाहिए। के हवाले से, शरीफ के हवाले से सबसे बड़ा केस था वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास। ये वही केस है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डिप्टी कमिश्नर के जो जारी करदा थे, सस्पेंड किए हुए हैं MPO के ऑर्डर्स। मैंने उनको बताया पूरा आइन पढ़ के कि इस्लामाबाद एक अलग टेरिटरी है, और इसमें जो इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए कानून साज इदारा कोई नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क के लिए कानून बनाती है। 4 जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, GB है 5वीं जगह, वो अपने कवानीन खुद बनाते हैं। इसलिए इस्लामाबाद के लोगों को, जब मैंने हाई कोर्ट बनाया था, 2 ज़िले बनाए,
عدالتیں, جوڈیشل کمپلیکس, اس وقت بھی ذہن میں یہی تھا کہ اس کو ایک علیحدہ سے, بلکہ یوں کہیں کہ طالب علمی کے زمانے کا خواب ہے کہ جس طرح دہلی ہے, جس طرح ٹوکیو ہے, جس طرح نیو یارک ہے, اسلام آباد انشاءاللہ العزیز صوبہ بنے گا, کیونکہ بیوروکریسی کا یہاں پہ راج ہے. جو چیف کمشنر ہے, جو ڈپٹی کمشنر ہے, جو آئی جی ہے, پروٹوکول کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. اور جو شہری ہیں, آپ نے دیکھا جتنی جو اسٹریٹ کرائم کہاں پہنچ گیا ہے, موبائل سنیچنگز کہاں پہنچ گئی ہے, روز ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں. اس لیے یہاں افیکٹو نظام تب آئے گا جب شہری نمائندے ہوں گے گورنمنٹ میں. دوسرا اس کے ساتھ یہ تھا کہ 3 آج کے مسائل جو ہیں میں نے بتایا وہ کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں سے ایک مسئلہ یہ کہتے ہیں سارے قومی یکجہتی ہونی چاہیے. قومی یکجہتی کسی مارشل آرڈر کے ذریعے سے نہیں پیدا ہو سکتی, اور قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی گارنٹی ہے ریاست اور قوم کے ذریعے اس پہ عمل کیا جائے. یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے مختلف دفعات میں بھی لکھا ہوا ہے, اور جو پریمبل ہے اس کا دیباچہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اور دوسرا جو جج صاحب نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں اس کو کیوں نہیں, آپ اس وقت لا منسٹر تھے, اتنے سینسٹیو ایشو کو کیوں نہیں اٹھایا گیا. میں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ جہاں کوئی سینسٹیو بات آتی تھی تو مختلف پارٹیاں وہ پھر اس وقت اپنی اپنی سیاست میں کھو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم کنسنسس نہیں کریں گے. ہماری کوشش تھی کہ ایک دفعہ لیجسلیشن ایسی ہو جس میں کنسنسس ہو جائے, اور وہ ہوئی. اب جو اہم نکات ہیں اس کے, ان کے لیے منڈے کو جج صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اس کی, آپ کہتے ہیں کہ قانونی کوئی نہیں ہے, تو پھر اس کی جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایم پی او کا کیا مستقبل بنے گا, اس کے اوپر میں نے کرنا ہے. 2